एक ट्रस्ट डेफिसिट में पहले से ही है। वो ये मान के चलता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे वो कुछ काम तो करेगी नहीं, या तो सिफारिश लेके जाओ, बिना सिफारिश कुछ होना नहीं है, और ये एक कल्चर बन जाता है। आपने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काफी, बिकॉज वो एक ऐसा नेग्लेक्टेड सोसाइटी का पार्ट है जिसको सब लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, एटलीस्ट इंडिया में। सदर का गाइडेंस बहुत ज्यादा स्टडी, इट्स ऑल सेल्फ स्टडी। दैट्स बिग, बिकॉज सेल्फ स्टडी के अंदर आज के दिन में तो बहुत डिफिकल्ट है। लोग सोचते हैं कि कोचिंग इज मैंडेटरी, ऐसा एक परसेप्शन बना दिया है। वो मैं उसको बहुत बार कहता हूँ मार्केटाइजेशन है। अपीयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए, तो डिड यू हैव अ प्लान बी इन प्लेस? नहीं, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट लाइक यू नो द यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड परहैप्स इन दोस डेज। समृद्ध परिवार है, उनके पास बच्चा नहीं है और वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत? ये प्रोसेस करिए ना तरीके से, लॉज है। नहीं, बट लॉज में हम देखते हैं कई बार बहुत वेटिंग पीरियड है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत केयरिंग्स में एक बार यही चर्चा चल रही थी कि भाई इतना टाइम लगता क्यों, आते ही नहीं है सिस्टम, क्योंकि इधर उधर से निकाल लिया जाए। एक तो कॉलोनियल जो भी रहा है वहाँ की पुलिसिंग और भारत की पुलिसिंग में फर्क यही है कि जैसे कुर्सी की पुलिस का वर्दी उतरता है उनका, वो हम आदमी रहते हैं, और हमारा अनफॉर्चुनेटली वर्दी उतरता ही। ये बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रांसजेंडर जो हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार पहले से ही किया जा रहा है। वी हैव इनफ एविडेंस। चाहे महाभारत हो, रामायण हो, ट्रांसजेंडर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे शिखंडी का रहा हो, चाहे मोहिनी का रूप में रहा हो, रिहनाला बन के अर्जुन गए हैं जब 1 साल गुजारा है। अगर इतना खराब अगर ट्रांसजेंडर को मानते होते तो वो नहीं उस रूप में दिखा। प्लेसमेंट एजेंसी से एक बार हमने किसी एक बच्ची को लेके आए, तो जब उसको तनख्वाह देने लगे हमने कहा कि अच्छा तुम अपना बैंक का अकाउंट बताओ, उसमें हम तनख्वाह देंगे। बोला नहीं, हमको अलाउड नहीं, आपको प्लेसमेंट एजेंसी में ही डालना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? बोले नहीं पता। बोले तुमको बताओ कितना बोला है तुमको? बोले कि तुम्हारे घर पे हम 8,000 भेजते हैं, एंड वी वर पेइंग 17,000। मेडिकल ट्रैफिकिंग में क्लिनिकल ड्रग ट्रायल भी होता है बहुत जबरदस्त। पता ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं ड्रग ट्रायल का वो सब्जेक्ट, अंगूठा मरवा लिया और उसके ऊपर ट्रायल चालू कर दिया। अब जेल में हमारे साथ में एक मिले अफ्रीकन अमेरिकन की एक अपने दोस्त का मर्डर किया। उसकी माँ को भी बुलाया हुआ था, जिसका मर्डर किया था उसकी माँ को बुलाया था, दोनों बैठे। अब जब सामने बैठे थे तो तब उनका कहानी सुनाना शुरू। बोले कि शुरुआत में जब उसकी माँ से पूछा गया तो उसका माँ का यही कहना था कि इसको मार डालो, जान से मार डालो, इसने मेरे बेटे को मारा है। नेचुरल 3-4-5 सेशन में जब उनको कराया तो उसने वो मानी गलती की ये हुआ था, बट मुझे कितना बड़ा मैंने नुकसान किया मार के, ये उसको रियलाइज हुआ। और उसकी माँ को लगा कि ये विवाद था, उसको समझ आया और उसने कहा कि अच्छा इसके कारण से मारा था, मगर इसका मन में कोई द्वेष नहीं था। इतनी हो गई उनकी कि ये जो बोला कि मैं रिलीज होऊंगा तो ये मेरी माँ रहेगी, इसका मुझे ख्याल रखना। हेलो एवरीवन, आज हम अपने सफर में आगे बढ़ते हुए we have invited a very senior IPS officer. He joined us in the Madhya Pradesh cadre as a PCS, promoted to IPS, and then he has worked in the central government in various capacities. अलग-अलग capacity में उन्होंने काम किया. He has worked in Ministry of Youth and he has worked with transgender development, with the youth development, and he has worked a lot on human trafficking also. तो वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करें आपके स्टार्टिंग फेज से। सो यू नो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि आप यूपीएससी या पीसीएस इस तरफ? बड़ा फनी सा है, लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार। अच्छा। और बिहार में आपको ब्यूरोक्रेसी में जाने का एक अलग ही जुनून होता है जी। एंड इंटरेस्टिंगली आई हैव हार्डली स्टेड इन बिहार एक्सेप्ट फॉर अ ईयर 2, though I claim to be a co-Bihari. So when I was studying in Punjab, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था या स्कूलिंग किया था, still I think perhaps my parents, like you know our parents, in fact I would say that, because we are 3 brothers, तो वो था कि कोई अगर मतलब आ जाए ब्यूरोक्रेसी में तो ठीक रहेगा. And in 1990 my brother got into it. He became an IPS. He's 90 batch. So that is how, like you know, उनके लेगेसी को लेते हुए। तो इसका प्रिपरेशन जर्नी कैसी रहती है? जैसे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, डू यू थिंक इट इज अ बिग चैलेंज
आज के काफी लोग मतलब यूपीएससी प्रिपेयर तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, पीसीएस भी कर रहे हैं बहुत लोग प्रिपेयर, बट व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच यू थिंक जो सबसे ज्यादा है लोगों को? एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। अब तो फिर भी बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया, हम लोग के जमाने में तो बहुत सब्जेक्टिव हुआ करता था, मेंस जो होता था, ऑब्जेक्टिव के नाम पे सिर्फ प्रीलिम्स होता है। और सब्जेक्टिविटी जहाँ बहुत ज्यादा आ जाती है तो वहाँ डिपेंड करता है कि हु इज लाइक चेकिंग योर पेपर्स। So perhaps you must have written something good, but if what I presume, I don't know exactly how UPSC works because I've never been part of UPSC, but like, perhaps if a examiner has a different perspective, so maybe or may not be, they would take the two papers in the same way. So there, I think like, the subjectivity comes in, and but you have to work hard. There is no substitute to work hard. And I would always say that, like, to the young aspirants, that the more broader you get in reading, otherwise, like, people, what they do is they would be given some books and referred some books and they would stick to that. But UPSC is like something, and they expect you to have a broader knowledge. So the more you read, the more hard work you put in. And third is you should meet lot many people. I think so, because like, because that helps you give a different perspective. क्योंकि एक चीज मैंने देखी है कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं लोग या इवन पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं लोग, तो वो कभी कभी खो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करें, और बहुत जगह गाइडेंस चाहिए होती है, ऑप्शनल लें, कैसे लें, क्या लें, और कितना उनको पढ़ना चाहिए। सो इसके ऊपर आपने कहाँ से गाइडेंस ली? ब्रदर थे। अच्छा, ब्रदर का गाइडेंस बहुत ज्यादा स्टडी। It's all self-study. Okay, that's big because self-study के अंदर आज के दिन में तो बहुत डिफिकल्ट है। लोग सोचते हैं कि कोचिंग इज मैंडेटरी, ऐसा एक परसेप्शन बना दिया है। वो मैं उसको बहुत बार कहता हूँ मार्केटाइजेशन है। अच्छा, वो भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस होना चाहिए, मगर बहुत लोग जो हैं आप देखेंगे कि यूपीएससी देने वाले ही कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो बाकी जो यूपीएससी दिया है, जिन्होंने जो निकले हैं या अभी बाहर हैं, जो नहीं कर पाए या नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली है, मैंने जैसे बताया कि बहुत सब्जेक्टिव है, किस्मत है वो तो अगर नहीं हुए हैं तो उनसे भी आप मिलेंगे तो आई थिंक मोर और लेस यू गेट सिमिलर लाइक एडवाइस। तो जब अपियर कर रहे थे यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए, तो डिड यू हैव अ प्लान बी इन प्लेस? नहीं, that is the most unfortunate part about like the UPSC aspirants, and perhaps in those days, I mean, whatever, even the PSC was not there in my bucket list. अच्छा, यूपीएससी का वो लास्ट अटेम्प्ट था, ट्वाइस आई अपियर्ड फॉर इंटरव्यू, नहीं हुआ था, या इंटरव्यू लेवल पे आप पहुंचे जी, तो तब जो है वो पीएससी एक्सीडेंटली मैंने दे दिया था, एंड थैंकफुली सो तो इंडिया की अच्छी किस्मत है कि वी हैव ऑफिसर्स लाइक यू। आई मीन इंडिया की किस्मत में तो मेरा योगदान बिल्कुल बहुत ही तुच्छ रहा होगा, बहुत ही छोटा रहा होगा, बट एनीवे आई मीन आई एम थैंकफुल दैट लाइक luck was there in my favor. What is the emotional difficulties जो पुलिस ऑफिसर फेस करते हैं? क्योंकि कई चीजें देखते हैं वो कि जो नॉर्मल जनता नहीं देखती, कई बार क्राइम देखते हैं पास से। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पुलिस वालों को रहता है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत स्ट्रांग है जी, एंड ट्रस्ट डेफिसिट वो मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट भी था, चेंजिंग इमेज ऑफ पुलिस। तो उसमें जब हम स्कूल जाते थे, इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट्स से और जब बात करते थे, तो उनका एक बड़ा अजीब सा परसेप्शन था कि पुलिस इज लाइक वेरी करप्ट, बार्बरिक, आपको ध्यान नहीं देता है, कुछ भी नहीं करता है। और जब उनसे बात करते वक्त मैंने पूछा था उनसे कि भाई आप लोग कितनी बार उनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं आप, मतलब 1-to-1। सो लाइक इंटरेस्टिंगली जो भी 1-2 स्टूडेंट्स, 150 में से 3-4 हाथ उठे थे जो फर्स्ट हैंड जिनका हुआ था इंटरेक्शन, और उसके बाद में उनमें से मेरे ख्याल से कोई नहीं था जो बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया हो। बट बोलने वाले उसमें सारे नेगेटिव होते थे, सिर्फ इसीलिए उनकी सेकेंडरी सोर्सेस और टर्शरी सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आता है वो बहुत नेगेटिव बन के आता है। चाहे वो आप मूवीज में देख लीजिए, चाहे लोग बोलते हैं, आज के दिन भी, वो भी दिन अभी भी नहीं गुजरा है, खत्म हुआ है, जब बच्चों को अभी भी माताएं बोलती हैं कि भाई पुलिस वाले को दिखा देते हैं और कहते हैं कि तू खाना खा ले या ये तो कर पुलिस वाला पकड़ लेगा, नहीं तो हाँ पुलिस वाले देख रहे हैं उनको पकड़ लेंगे। वो ये नहीं समझते कि उसके दिमाग में, छोटे से दिमाग में आप कितना जबरदस्त इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं। सो ये सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेस के कारण जो इमेज बिल्ड होता है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। देखिए, जब दो के बीच में अगर आप रिश्ता एक बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ से कदम बढ़ना होता है। हाँ, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट में पहले से ही है,
वो ये मान के चलता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे वो कुछ काम तो करेगी नहीं, या तो सिफारिश लेके जाओ, बिना सिफारिश कुछ होना नहीं है, और ये एक कल्चर बन जाता है। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की हमें, वो ये है कि पुलिस एक समाज का अंग है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। आई मीन इफ आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, द मोमेंट आई रिमूव इट, आई एम फादर ऑफ अ चाइल्ड, husband of a wife, brother of some sister, and son of some parent. Every right. police person is same. So if I am the only police officer in my family or a police person in my family, the rest are the community members. तो हम वही पिक करते हैं जो समाज हमको दे रही है, तो वी आर वन ऑफ दैम। ये चीज समझना पड़ेगा। अगर हमारे व्यवहार में, मतलब पुलिस वालों के व्यवहार में अगर कहीं खोट है जिसके ऊपर आप उंगली उठाते हैं, अगर पलट के देखेंगे तो देखेंगे वो खोट समाज में है, इसी कारण से वो वहां रिफ्लेक्ट होता है। तो गलतियां उनमें मत ढूंढिए, गलतियां अपने में ढूंढिए। बड़ा इजी है फिंगर पॉइंट करना, हम आपसे बाहर थोड़ी है। समाज करप्ट हो जाए या समाज बिल्कुल ही आपका नहीं कोई रूल फॉलो करे या कुछ भी करे, और आप उम्मीद करें कि पुलिस बिल्कुल वैसा ही करे, वर्दी पहनते ही बदल जाए, नहीं होता है। मतलब समाज से ही गया हुआ है तो फिर उसी का एक रिफ्लेक्शन है। एग्जैक्टली। वो लोगों को दिखता ज्यादा है क्योंकि कई बार उनको ऐसा काम करना पड़ जाता है, डिसिप्लिन लाना है, लोगों को लाइन में लगाना है, या कभी चालान करना ही है, गलती हो रही है। अगर ट्रैफिक की बात करूंगा तो आप देखिए ना, चालान लेते वक्त अगर कोई पैसे की बात करेगा तो पहला ऑफर वो भी करता है जो शिकायत करने वाला होता है। अगर नहीं लिया तो वो शिकायत कर देगा, अगर उसका काम हो गया तो ठीक है। तो दूसरों, जब हमारी अपनी बात आती है तो हम चाहते हैं कि शॉर्टकट ले लें, हाँ, बट दूसरों के लिए बोलते नहीं शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। हिपोक्रेट नहीं हो सकते, समाज हिपोक्रेसी से नहीं चलता है। जहां भी समाज में बदलाव आपने देखा है, चाहे कहीं भी ले लीजिए, किसी भी देश में ले लीजिए, वो तभी होता है जब खुद में ऑनेस्ट होते हैं। अगर हम देखें पिछले 10-15 साल में जो सब सब्सटेंशियल वर्क है, तो कुछ रिफॉर्म्स हुए होंगे पुलिस में। व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स व्हिच यू थिंक यू कैन ब्रिंग अबाउट, जो कि पॉजिटिव? ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा जोर देने लगे हैं। अच्छा, पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, मॉड्यूल्स चेंज हुए हैं, करिकुलम चेंज हुआ है, एथिक्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये सारे विषय जो पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया करते थे वो पढ़ाते हैं उनका। दूसरा है कि आपके ट्रेनिंग में आप कम्युनिटी के नजदीक लाने का प्रयास किया जाता है, और उसके अलावा जो लॉज चेंज हुए हैं, जैसे BNSS आ गया है अभी, तो वो लॉज ही अपने आप में सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बहुत चीजें उसमें जो कमियां हुआ करती थी, क्योंकि IPSC जो हुआ करता था वो उस जमाने का है जब कॉलोनियल था, तो अब मान के चलिए कि वो लॉ भी जो था कॉलोनियल लेगेसी था वो। तो अगर यू डू अवे विद समथिंग व्हिच इज कॉलोनियल एंड ब्रिंग इट एनी लॉ व्हिच इज रेलेवेंट इन टुडेस टाइम्स, इन टुडेस टाइम, और सब्सटैंटिव चेंज हुआ है, तो ये सारी चीजें जो हैं पुलिस के आप कहें तो रिफॉर्म में बहुत बड़ा योगदान रहा। They have contributed in a big way, and it is happening. I mean, I know that BPRND, all of our academies, police academies, training institutes, as well as the training department or the branches in police headquarters, in and out, they are into this. तो ये जैसे BNS लॉज नए आए और IPC हटा, तो लोगों को, पुलिस वालों को दिक्कत हुई क्या उसको अडॉप्ट करने में? स्टार्टिंग में तो हुई होगी थोड़ी। शुरुआत तो रहता ही, क्योंकि याद हमें वही रहता है कि अगर ऑटोमेटिक सेक्शंस वही मर्डर बोलेंगे तो 302 आम जनता को भी पता है। तो इस तरीके से चोट लगी 323 है, मतलब मुंह से निकल जाता है वो तुरंत ही होता है। रेप केस 376, आई मीन यू नो दैट। अचानक सेक्शन चेंज हो जाते हैं, सब जगह हो जाता है, तो एक बार थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो शुरुआत में हम लोग यही करते थे कि जब भी FIR भी अगर होता था या जब रिपोर्टिंग आती थी तो दोनों हम लोग लिखते थे सेक्शंस कि भाई ये IPC का है और ये इनका है। So that way we used to help us to remember what is happening. आपने काफी जगह apart from police also you voluntarily sometimes took also कि मेरे को deputation भी चाहिए. On that you work with the central government also on lot of things. You have worked on transgender student and youth welfare. You have worked on child welfare. आप Supreme Court के पैनल में भी थे. तो इसका क्या reason था? मतलब why लोग तो normally अगर पुलिस की मिल गई तो they are content. Why did you want to explore so much? Maybe I'm a little adventurous. तो मुझे हरदम शौक रहा, जैसे कि मैं 2-3 साल से ज्यादा कहीं भी रहने का प्रयास नहीं करता, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं निकल जाऊँ। अच्छा, मुझे लगता है कि बड़ी छोटी सी जिंदगी है, प्रोफेशनल जिंदगी जी, 34 साल ही हो, पर 34 साल बहुत बड़ा नहीं होता है अगर इतना कुछ है सीखने के लिए। तो एक जैसे मुझे मलाल ये रहता था कि पुलिस में आ गए हैं, तो मैं अपने काउंटर पार्ट्स को जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को देखता था तो मुझे लगता था कि उनके लिए कितना बड़ा कैनवस है,
क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो उनका नॉलेज जो बेस था वो इतना एक्सपैंड होता था, इतना एक्सपेंसिव था, जो पुलिस वालों का कम हो जाता है। वो somehow like you know we were up Lucas। तो वो मैंने कहा कि वो नहीं करने देना चाहिए, तो लेट मी एक्सप्लोर। सो व्हेन आई केम ऑन डेपुटेशन इन 2014, पहला जो आया था तो मैं WCD मिनिस्ट्री में आया था, एंड आई वाज हेडिंग कारा, आई वाज सीओ कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। हैड अ वंडरफुल स्टिंट देयर, व्हाट अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड। Then, though I was brought in for 5 years, I had a deputation period for 5 years, but after working for 2 years, I requested and moved on to Ministry of Youth Affairs. और Ministry of Youth Affairs में जाके फिर मैं NYKS और NSS दोनों में था। अच्छा। So that again was an amazing Youth experience. Affairs में you have actually transformed a lot of, and you have touched upon बहुत लोगों की आपकी लाइफ में टच अपॉन हुआ है आपकी पॉलिसीज से, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, और जिसमें कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा यूथ जो हमारे पास में डेटा होता था उस टाइम पे कनेक्टेड थे। अब दैट्स अ ह्यूज। भारत का जो आज पॉपुलेशन अगर हम तब देखते हैं तो आपका जो मीडियन एज है वो आपका आ रहा है 29 साल, 29 years। So that is what is your median or average age, we may call it. And as per the youth policy 2014, for any person to fall within the bracket of any person falling in the bracket of 15 to 29 is considered to be a youth. Correct. और आपका उम्र ही पूरा भारत का 29 साल माना जा रहा है एवरेज एज में, और सोचिए तो मतलब समझिए कि कितने युवा है। If you start focusing, working on them or with them, just imagine what change you can bring. They are the people who are running the country right now. हम लोग ऊपर बैठ के, वैसे तो युवा हैं हम लोग, अंदर से तो बिल्कुल ही as we call it, age is a number, but still if you go by the legal definition, वो युवा का जो स्ट्रेंथ है वही भारत को रन कर रहा है। उसको अगर दिशा आप नहीं देंगे तो दे कैन बिकम बैरियर और बैगेज एनी टाइम, बर्डन बन जाएंगे वो समाज के लिए। ये हमारा ही काम है कि हम उनको दिशा भी दें और उनको सही रास्ते पे। तो इसके ऊपर आपने कैसे किया जब when you were in that capacity? यूथ में जब NYKS और NSS में था तो बहुत मैं इंटरेक्ट करता था। Almost every 10 days I used to travel to an educational institution or some other places and interact, और फिर उनसे मैं बात करता। मेरा जो मेन फोकस एरिया था, जो अभी भी बोलता हूँ मैं, कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी सर्विस बेस्ड है, बट एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस कितना करते हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक हुआ था कि अभियान की भी स्वच्छ भारत अभियान का चला, तो हमारे युवा ही उस वक्त शुरू में आए, किया उन्होंने, बहुत खूबसूरत हमें फोटोग्राफ्स आए, सब कुछ आया। तो वो आने के बाद में जब फोटोग्राफ पहले का बिफोर एंड आफ्टर का आया, आने के बाद में हम लोगों ने काफी पब्लिसाइज किया, दिस इज व्हाट इज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ NSS और NYKS। देन आई सेड आफ्टर 15 days आई सेड आई कैन कॉल द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम प्लेसेस अगेन। अब सब हिल गए अंदर से, क्योंकि 15 दिन तो फिर गए नहीं थे वहां पे। मैंने कहा यही बदलना है, युवा जो भी काम करे उसको ओन करना शुरू करे। मैं पौधा लगाऊं और मैं सिर्फ उसके लिए कि मुझे अवार्ड मिल जाए, मैं शो करूं कि मैंने 150 पौधे लगाए, और जब देखने जाऊं वापस तो एक भी जिंदा है कि नहीं पता नहीं 2 साल बाद, क्या मतलब उसका? अगर मैं 5 ही पौधे लगाऊं और 5 पेड़ में तब्दील हो जाए, वो बदल जाए और बड़ा हो जाए, तब सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल तो ये मैं उनको देखता था। आई वांटेड टू हिट ऑन देयर माइंडसेट एंड टेल देम कि यू कैन कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे। आपका कंट्रीब्यूशन कोई भी शैलो नहीं होना चाहिए। डोंट डू फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, अनलेस एंड अंटिल देयर इज कन्विक्शन, डोंट डू दैट। सो आई डेवलप्ड अ मॉडल कॉल्ड BOI मॉडल। Okay. तो BOI मॉडल में ये था कि अगर आपको युवाओं को जोड़ना है तो उसमें वन थिंग इज कि whenever you connect with them, so first thing you have to bring is belongingness. They should start belonging to the campaign that they are running. Then is the ownership. Give them the ownership. Let them presume or let them start believing that this is my program. This is not something which has been directed by some senior officer or some agency. No. And there should be inclusiveness. Let everyone, all the stakeholders participate. जैसे कि वो सफाई का था, मैंने कहा तुम नहीं कर पाओगे, रोज जाके वहां साफ नहीं करोगे जो कोना गंदा है। But what you need to do is, why don't you go and meet all the people who have been गंदगी जो करते रहे, जो लिटर करता है, उसको जाके बोलिए, बात करिए, उसको समझाइए क्या गलती है क्या सही है। ऐसे साफ हमने जो किया, प्लीज आप अगर इतना चीज कर देंगे कि भाई कूड़ा को इधर रखेंगे, बांटेंगे,
सूखा या गीला कूड़ा है, जो भी कुछ है जो करना शुरू करेंगे तो ये साफ रह जाएगा. दैट इज इंक्लूसिव, एंगेजिंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. इट विल हैपन एंड आई टेल यू द कंट्री विल चेंज. ओनली यूथ हैज टू बी टोल्ड इन दैट मैनर. वी डोंट अप्रोच देम इन अ साइंटिफिक वे. हम सोचते हैं, कमरे में बैठते हैं, सोचते हैं और उसको आदेश दे देते हैं कि तुम ये करो भाई, यूथ वही कर. वो कर देता है, खत्म हो जाती कहानी. मगर उसके अंदर कहाँ है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज कहाँ हुआ, प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइज कहाँ हुआ. तो ये BOI मॉडल अगर हम फॉलो करें, बिलोंगिंग, ओनरशिप एंड इंक्लूसिवनेस. ओके, एंड यू डेवलप दिस फेज. एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक. जब भी उनसे मिलता था मैं यही कहता, मत करो यार 150 पौधे मत लगाओ, 5 ही लगाओ. लेकिन वो 5 तुम्हारे हैं. वो 5 तुम्हारे हैं. उसमें मान के चलो अगर उसमें कुछ होता है तो ये दुख होना चाहिए. जैसे मैं एसएस पीता तक किया, पौधे लगाए. अब मैंने खुद अपने से जो 10 पौधे लगाए थे, वॉक करने जब भी परेड जाता था, परेड ग्राउंड, एवरी डे आई यूज्ड टू गो टॉक टू दोस प्लांट्स. अब मेरे सामने होते होते वो इतने बड़े हो गए. हमने एक मियावाकी कॉन्सेप्ट है, मियावाकी कॉन्सेप्ट के मैंने करीब 200 पौधे लगाए थे सिर्फ SP बंगले में. 200 पौधे इतने छोटे से जगह में. और जब मैं निकला 1 सवा साल के अंदर, तो उसमें वो मेरे से बड़े थे, करीब 12-12 फीट के पौधे हो गए. यू जस्ट गो टॉक टू देम. बात करता था उनसे, मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे. अपनापन है, हो जाता है. आपका कुछ नहीं हो, अब उनसे आपका कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, बिकॉज वो कोई मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. बट आई टेल यू, यू फील गुड. यू स्टार्ट ओनिंग इट. खुद को शांति मिलती है. आप ओन करने लगते हैं मेरे पौधे. और आपके कारण इंक्लूसिवनेस हो जाता है. जो माली था उसको लगता था अरे साहब यहाँ देख रहे हैं अगर, तो इसको तो बचा के रखना चाहिए, तो वो इंक्लूसिव हो जाता है. तो बिलोंगिंगनेस सबका हो जाता है. इट वर्क्स, इट डज वंडर. आपने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काफी, बिकॉज वो एक ऐसा नेग्लेक्टेड सोसाइटी का पार्ट है जिसको सब लोग एक अलग अलग नजरिए से देखते हैं, एटलीस्ट इंडिया में. सो व्हाट डिड यू वर्क एंड हाउ डिड यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, और आपने क्या उसमें कंट्रीब्यूशन करा? ये बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रांसजेंडर जो है उनके साथ में दुर्व्यवहार या अलग तरीका का व्यवहार पहले से ही किया जा रहा है. अच्छा. इतिहास गवाह है. ये इतिहास में बिल्कुल हमारे पास में वी हैव इनफ एविडेंस. चाहे महाभारत हो, रामायण हो, ट्रांसजेंडर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है. महाभारत में चाहे शिखंडी का रहा हो, चाहे मोहिनी का रूप में रहा हो, प्रियनाला बन के अर्जुन गए हैं जब 1 साल गुजारा है. अगर इतना खराब अगर ट्रांसजेंडर को मानते होते तो वो नहीं उस रूप में दिखते. भगवानी जिनको हम मानते हैं वो उस रूप में नहीं कभी आते, चेंज नहीं करते. ट्रांसजेंडर इज व्हाट? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम वन जेंडर टू अदर जेंडर. करेक्ट. जो रोल असाइन आपने किया हुआ है किसी व्यक्ति का, एंड विच इज इनहेरेंट, मतलब अंदर से आता है, कोई बाहर से वो छलावा नहीं है. एक तो ये एक समझने की जरूरत है कि पुराने जमाने में हम लोग बहुत, और ये सिर्फ मैं इंडियन उसकी मैथोलॉजीज की नहीं बात कर रहा, ये इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात नहीं कर रहा. ये पूरे आप देखेंगे संसार के सारे स्क्रिप्चर्स में, चाहे चाइनीज चले जाएं, कोई भी आप जाएंगे, एबोरिजिनीज में भी जो प्रीस्ट हुआ करते थे प्रेफरेबली वो ट्रांसजेंडर को रखते थे. अच्छा, ये नहीं मालूम था मुझे. तो इतना इनको वो रूप या वो स्थान दिया गया था. जो मैंने किताब लिखी है ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया, तो वो बेसिकली जो समझने के लिए किया था, उसमें ये सारी चीजें हैं, रिसर्च की. इस समय आते 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 धीरे 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 ये खराब होता चला गया. एंड मोरलेस जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इन पे इम्पैक्ट पड़ा है वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद पड़ा है. अच्छा. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो समहाउ कैथोलिसिज्म में तब होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम माना जाता था, ब्लास्फेमी मानते थे. और कहीं इनके दिमाग में ये आ गया, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर होता है इज नॉट, देखिए ये समझने की जरूरत है कि LGBTQA1+ में जो है वो T इज डिफरेंट देन LGB. करेक्ट. दैट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन. यस. T इज जेंडर ओरिएंटेशन. जेंडर ओरिएंटेशन में ये है कि देखो पुरुष पैदा हुआ है, ये बालक जो है वो लड़का है, इज अ बॉय, बट ही वांट्स टू बिहेव लाइक अ गर्ल. वो जेंडर रोल जो असाइन गर्ल को करते हैं, ही वांट्स टू डू दैट. बड़े होके जो अगर उसका जो भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, इट इज बिकॉज ऑफ द जेंडर शिफ्ट. इट इज नॉट सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेसिकली. बिकॉज गिवन अ चॉइस ही वुड लाइक टू चेंज हिज सेक्स. जो पुरुष है वो महिला बनने को तैयार है, तभी तो ट्रांसवुमन होता है. और महिला जो है वो पुरुष बनने को तैयार है, तभी ट्रांसमैन होता है. बट कोई लेस्बियन को बोलेंगे क्या पुरुष बन जाओ, तो नहीं बनेंगे. कोई गे को अगर बोलेंगे कि तुम महिला बन जाओ जो पैसे, तो वो नहीं बनेगी. बोलेगा नहीं, आई एम अ बॉय, माय सेक्सुअल प्रेफरेंस इज डिफरेंट, बट आई एम अ मैन. राइट.
But in trans, it doesn't happen. Their whole thing, their gender role is different, so they would say that we want to transform. तो इसीलिए वो होमोसेक्सुअलिटी नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स टाइम पे उसको होमोसेक्सुअलिटी किया, तो इस हद तक किया कि इस हद तक उनके साथ में तिरस्कार किया गया, उनको दुर्व्यवहार किया गया कि उनको ला के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 शायद परहैप्स 61 जो भी है उसमें उसको डाल दिया. हाउ कैन दैट बी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कि एक ट्राइब मान ले उसको, क्योंकि ना वहाँ कास्ट है, ना वहाँ होमोजीनियस कास्ट है, ना होमोजीनियस क्लास है, ना होमोजीनियस रिलीजन है, नथिंग इज होमोजीनियस कहीं भी. अब ट्रांसजेंडर तो कहीं भी. पर्सन फ्रॉम केरला, पर्सन फ्रॉम कश्मीर, a person from any part of the country, of any religion, of any society, of any caste can be transgender. How can they be placed as a tribe? It's a biological thing rather than a society. Exactly. तो वो जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में जो उनको डाल दिया, वहां से फिर उनको क्रिमिनल का टैग लगाना शुरू कर दिया. तो बहुत ज्यादा ये भी फैलाया गया कि ट्रांसजेंडर जो भी होता है बेसिकली बच्चों को किडनैप करते हैं, किडनैप करके उनको कैस्ट्रेट करते हैं और ये करते, कुछ हैं इंसिडेंट्स रहे हैं, सब कुछ रहा है. नॉट दैट कि ट्रांसजेंडरिज्म वाज बेसिकली इवन कैथोलिज्म के भी अगेंस्ट कॉन्सेप्ट के हो. थोड़ा सा उसका मिस इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण जो तब से उनको किया, वही जो राम जी के टाइम पे बधाई देने के लिए जो उनको दिया गया था, वो आशीर्वाद है बेसिकली बधाई. सही बात. राम जी ने जो दिया था कि भाई, क्योंकि वो जब जंगल वो गए थे और वनवास से जब लौटे, सबको बोल दिया था चले जाओ तुम लोग, सब चले गए, बट लौटे तो एक वहां पे ग्रुप मिल गया वापस. बोले उनको नाराजगी हुई कि भाई मैंने बोला था सबको जाने के लिए वापस, अपना अपना काम करिए, तो आप लोग क्यों यहाँ बैठे. तो उन्होंने बोला सिर्फ इसीलिए क्योंकि पुरुष और मेल्स को बोला कि सारे पुरुष और महिलाएं चले जाए. बोले हम तो ना पुरुष है ना महिला है. ये मुझे कहानी नहीं पता थी, ये तो एकदम नई कहानी. तो राम जी इतने खुश हो गए, उन्होंने बोला चलो तुम आज के दिन से आपको आशीर्वाद मिलता है कि अब जहां भी कोई ऑस्पिशियस चीजें हो रही हैं वहां आप जाएंगे, बधाई देंगे तो उसको फलेगा फूलेगा. सो दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बधाई किया. अच्छा. तो इसीलिए हम लोग के घर में, क्योंकि हम घर मतलब कि हमारे दिमाग में इतना घर कर चुका है ये कि जिस ट्रांसजेंडर को चौराहे पे हम भीख मांगते देखते तो अपना शीशा ऊपर कर देते हैं और उनको देख के घबराता है बच्चा, ये सब कुछ करता है. मगर शादी होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वेट करते कि ट्रांसजेंडर आए, उसको कुछ तो बधाई दे दे क्योंकि शुभ है. सोचिए कितना बड़ा हम लोगों में सोच में शिफ्ट है. उसी को वहां तिरस्कार करते और यहाँ पे उसका स्वागत करते. ये सिंपल हमारे माइंडसेट पे हिट किया गया आफ्टर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आने के बाद. अच्छा. और ये सब ब्रिटिश टाइम पे सबसे बाद ब्रिटिश टाइम में हुआ है ये सब. अच्छा. ये आई थिंक मुगल्स टाइम पे भी हुआ था. मुगल्स टाइम में क्या किया था कि वो कैस्ट्रेशन की जो बात स्टार्ट हुई थी वो वही हुआ था. मुगल्स में रूलर्स ने, ऑल रूलर्स, मोस्ट ऑफ द रूलर्स जबरदस्त कैस्ट्रेट किया लोगों को पकड़ पकड़ के अपने हरम में गार्ड करने के लिए, क्योंकि हरम में उनके कॉन्क्यूबिन्स रहते थे, तो उसको सेफ कैसे किया जाए, पुरुष को रखेंगे तो गुंजाइश है कुछ हो जाएगा. तो उन्होंने कैस्ट्रेट करके उन्होंने रखना शुरू कर दिया. तो देयर हैज बीन लाइक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैस्ट्रेशंस इन ऑल मुगल. तो वो हिस्ट्री उधर से आ रही है, मुगल टाइम से आ रही है, और ब्रिटिश में उनको फिर और क्रिमिनल टैग मिल गया. मतलब कैस्ट्रेशन का जो स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली मुगल टाइम पे मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था. एंड ब्रिटिश टाइम पे जो है उनके साथ भयानक तरीके से तिरस्कार. मुगल पीरियड में इनका जनरल बनने तक का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स है, मगर वो जनरल जो बनाया गया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनसे संबंध रखना हो, संबंध में भी आसान होता था, और दूसरा उनका ये मानना होता था मुगल्स का जिन्होंने जनरल बनाए थे या बड़े पद पे ले गए थे कि अगर कुछ होता है या डेथ होती है तो वो वापस समय नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे तो हो नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता. They were all castrated people. Right. So, अलग अलग टाइम की अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनका रोल बेचारों का चेंज होता रहा. कभी वही आज हम लोग उतना दिमाग में घुस गया है कि जैसे ट्रांसजेंडर्स को देखना चाहते हैं, अब तो बहुत बदल गया. अब तो एक्ट आ गया, 2019 का एक्ट है, 2020 का रूल्स है, which perhaps was one of the biggest acts, I would say that, humanity के लिए, भारत के लिए इतना जबरदस्त एक्ट. मतलब कोई एक समाज को इज्जत देने के लिए उसे बेहतर नहीं हो सकता. बट फिर भी समाज में एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, जो हमारा सोच होना चाहिए, नहीं. तो आपने इसके ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेटिव, जब वहां थे तो मेरे NISD में मेरे ख्याल से पहली बार जब वुमेन्स डे मनाया गया था, तो वो वुमेन्स डे में मैंने ट्रांस वुमेन्स को बुलाया था. अच्छा. तो मैंने कहा जब सरकार लॉ बोलती है कि वो ट्रांस वुमन इज इक्विवेलेंट टू अ वुमन, तो भाई क्यों नहीं ट्रांस वुमन को बुलाया जाए? When they are claiming that we are women, so let them be included. Inclusiveness.
इनको भी वो स्तर दिया जाए ना, तो उस एक जो वुमेन्स डे था जो मेरे टाइम पे हुआ था, दैट वाज लाइक फॉर आई इनवाइटेड ट्रांस। फिर उनको बहुत सपोर्ट किया था, फिल्म फेस्टिवल्स मदुरई में स्टार्ट हुआ था, एक ट्रांस वुमेन जो अच्छा कर रहे थे, या ट्रांस पर्सन्स जो थे, ट्रांसजेंडर्स जो थे जिन्होंने किया था, उनके बारे में थी काफी चीजों पे। आपने अभी बात करी जैसे बच्चे किडनैप हो जाते हैं और ये सब चीजें होती हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कई कई जगह हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होती ही अनफॉर्चुनेटली। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वुमेन, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीबडी। तो आज के दिन में व्हाट आर द वेरियस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और आपने किस तरह से उसके ऊपर काम करा हुआ है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्क इज माय पैशन जी। जिंदगी का बहुत बड़ा अंश समय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में जाता है। जो चीजों को हम कभी ट्रैफिकिंग के रूप में नहीं देखते थे, जब पढ़ना शुरू किए और समझना शुरू किया, तो लगा कि कितना एक्सप्लॉइटेटिव हम लोग हो जाते हैं और एक्सप्लॉइटेशन को इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं। बड़ी चीजें आप किसी का ले लीजिए, जैसे एक डोमेस्टिक हेल्प कर ले लीजिए, कोई बात ही नहीं करने को तैयार होता उसके बारे में। भाई डोमेस्टिक हेल्प में अगर माना जाए कि ट्रैफिकिंग कैसे हो सकता है, जिसके बारे में भी मैं स्ट्रांगली बात करता हूँ, कि जैसे कि अगर मुझे बाय चांस सुबह 4 बजे जिम जाने का, दौड़ने का शौक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो डोमेस्टिक हेल्प हमने घर पे रखा हुआ है, तो 4 बजे का मुझे बेट्टी की आदत है, तो 4 बजे वो बेट्टी दे मुझे। द पर्सन हैज टू कम बी अ गर्ल और बॉय, प्रिपेयर बेट्टी एंड ऑफर मी दैट, एंड वो तब से उसका साइकिल चालू होता है। और मैं अगर पार्टी करके 2 बजे रात को भी लौटूं, तो द पर्सन शुड बी देयर टू ओपन द डोर और एटलीस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर टू मेक मी कंफर्टेबल। दिस इज हाउ वी स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग डोमेस्टिक हेल्प। वो हमारे लिए 24 घंटे का एक बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं। खाने में जो आप खाते हैं 100% हम लोग अब तो फिर भी ठीक है जो देने लगे हैं, बट द वे दे स्लीप सब जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक मैं किसी के पास गया था यहीं पे दिल्ली में, तब मैं मिलने गया तो घंटी बजाया, तो जिनके घर मिलने गया था वो लोग घर पे नहीं थे। तो वो जो हेल्प थी डोमेस्टिक हेल्प, उसने खिड़की से देखा मुझे और पूछा कि आप कौन? मैंने बताया तो उन्होंने फोन किया, फिर दरवाजा खोला, हम बैठे उसके साथ। जैसे वो पानी लाई तो मैंने बैठा, उससे बात करना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम इतना जो डरे सहमे थे क्यों थे? तो उसने कहा कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्राइम्स बहुत होता है, तो हमारे बोला हुआ घर पे कि भाई ऐसे दरवाजा नहीं खोलना। मैंने कहा मेक सेंस, सब बढ़िया है। मैंने कहा तुम कहाँ कहाँ जाती हो, कहाँ घूमने जाती हो, अगर मन करता है तुम क्या होता है? बोले मैं कहीं नहीं जा सकती। वो बड़ी कैजुअली बोल रही थी कि मैं कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं बैठी। मैं कहा मेरा कितने दिन से? बोले 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने में जहां मुझे साहब या मेम साहब जहां लेके जाते हैं बस उतना जाते हैं, नहीं तो 11 महीना मेरा घर के अंदर होता है। बहुत ज्यादा हुआ तो सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी से लेके 10 मिनट के अंदर हम आ जाते हैं। उसके अलावा कहीं मेरा मूवमेंट नहीं है। जो छुट्टियां बीच में मिलती है अगर उसमें चले गए तो चले गए, अदरवाइज आई कैन नॉट मूव। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ टाइम। एंड देन व्हेन आई टॉक टू हर, शी सेड दैट कि इससे पहले, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इससे पहले जिस घर में हम रहते थे वहां पे मुझे पूरा 11 महीना सिर्फ 2 रोटी और मूंग की दाल बनती थी, खिलाया गया है मुझे। और मुझे सोने के लिए अखबार पे सोने देते थे, अखबार का मेरा बिस्तर था। बोले जिस कमरे में मुझे सुलाते थे। और कितनी बार प्लेसमेंट एजेंसी को बोला बट उन्होंने नहीं सुना। बोले नहीं ठीक है 11 महीना है तो वो करेंगे। तो क्या ये ट्रैफिकिंग के शिकार थे? एक्सप्लॉइटेशन, it's an exploitation is because when you recruit, so there are basic things that you expect that you're going to get from that house. अगर वो नहीं मिल रहा है, आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर आप बन गया वहां पर। ये सब चीजें उस एंगल से हम सोचते ही नहीं है, इतना नॉर्मलाइज हो गया हमारे। और ये हजारों हैं बगल में। आज हम बैठे वसंत कुंज में बात कर रहे हैं, आप यहीं घूमना शुरू कर देंगे, हर घर में यही स्थिति रहेगी। दुनिया भर का मिल जाएगा आपको ऐसे जो एक्सपर्ट होते हैं। एक यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी से हमने कभी नहीं रखा है, बट प्लेसमेंट एजेंसी से एक बार हमने किसी एक बच्ची को लेके आए थे। वो आई हमारे पास में, अ गुड अराउंड शी मस्ट हैव बीन 20-21 ईयर ओल्ड गर्ल। तो जब उसको तनख्वाह देने लगे, हमने कहा कि अच्छा तुम अपना बैंक का अकाउंट बताओ, उसमें हम तनख्वाह देंगे तुमको। बोला नहीं, हमको अलाउड नहीं है, आपको प्लेसमेंट एजेंसी में ही डालना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? बोला नहीं पता है। तो बोले तुमको बताओ कितना बोला है तुमको? बोले कि तुम्हारे घर पे हम 8,000 भेज देंगे, एंड वी वर पेइंग 17,000। और वो प्लेसमेंट एजेंसी ऑब्वियसली अपनी फीस अलग लेती होगी, और आपके शुरुआत में लेती है,
हाँ, और इनको उसके बाद जो बेचारे मिल रहा है उसमें से भी अपना कट हर महीने। उसको पता ही नहीं है क्या उसकी स्थिति है. दैट इज ट्रैफिकिंग. Yes, disguised form of trafficking. एनीथिंग जहां फोर्स, डिसीट, थ्रेट, सारी चीजें यूज है. तो डिसीट है पूरा का पूरा, फ्रॉड है, ट्रैफिकिंग है. आप जब रख रहे हैं, इतना क्यों नहीं आपके पास दिमाग है? पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, भाई क्यों नहीं हम पूछते हैं उनसे कि भाई आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट में, इसको कितना तुम दे रहे हो, क्या दे रहे हो? वहीं पे ट्रांसपेरेंसी रख लें. हम नौकरी में जाते हैं, हम तो सब कुछ पूछते हैं. हाँ. क्यों नहीं उम्मीद रखते कि वो भी पूछे? वो भी तो नौकरी कर रही है. ये सेंसिटिविटी क्यों नहीं अभी तक हमारे है? सिर्फ कन्वीनियंस के कारण. तो यही मैंने कहा, कन्वीनियंस के कारण अपने बहुत जगह हम लोग चीजों को नॉर्मलाइज करके बैठे हुए हैं, एक्सप्लॉयटेशन. अब सिंपल एक और एग्जांपल देते हैं. बेड़िया कम्युनिटी जिसके साथ में हम लोग काम करते हैं. बेड़िया इज अ डी नोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटी. बेड़िया, बाछड़ा, नट, कंजर, सांसी, ये सारे जो है ये सब डी नोटिफाइड ट्राइब्स. अब बेड़िया समुदाय में आज के दिन भी 13-14 साल की बच्चियों को माताएं प्रोस्टिट्यूट कर देती है. दे आर प्रोस्टिट्यूटेड बाय देयर मदर्स एंड इट्स हैपनिंग. Now, even despite that you are at the same place posted, or the police station is there, they would be knowing that such community exists, and there the children are being exploited or being prostituted. ये एक कल्चर बन चुका है. Normalization. उसको हम लोग बोल देते ट्रेडिशनली इंटरजेनरेशनल प्रोस्टिट्यूशन है. दिस इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन. प्रोस्टिट्यूशन पर से इज नॉट क्राइम, बट ट्रैफिकिंग में द मोमेंट अ चाइल्ड is sexually exploited, consent null and void हो जाता है. जैसे कोई बच्चा होता है, तो 14 साल 15 साल का अगर बच्चा कोई जा रहा है सेक्स में, तो उसका तो कंसेंट हो ही नहीं सकता ना. And it is exploitation. There can't be prostitution. और आप बड़े स्लैंग वर्ड में यूज कर देते कि धंधे में है वो. अरे कैसे, धंधा नहीं है वो, एक्सप्लॉयटेशन है वो. 14 साल के बच्चे, उसी कम्युनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं. अच्छा, इनके बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ में. आज के दिन में बहुत सारे हैं, 7-8 बच्चे. रिहेबिलिटेशन में आपने काफी हेल्प करी उसकी. I don't call it rehabilitation. We just tell them that we are giving you 2 O's, options and opportunities. Then you decide. आप ऑप्शन दीजिए उसको कि पढ़ना भी गुंजाइश है, ये भी दुनिया है, बाहर जहां जाना हो जाइए, जहां एडमिशन लेना हो लीजिए. तो वो वहाँ जो एक तरफ अब यहाँ पे डालती थी, अब जब उसको ऑप्शन दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, धीरे धीरे तो वो धीरे धीरे बदलाव भी आएगा और वो उनको सही रास्ते में भी ले जाएंगे. फोर्सफुली आप चीजों को नहीं कर सकते. एक चीज समझने की जरूरत है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग भारत में एक है जिसके बारे में कम बोला जाता है. उस एंगल से मैं जिसको बोलता हूं सोशियो क्रिमिनल लेजिस्लेशंस. दिस इज द कॉन्सेप्ट परहैप्स आई हैव कॉइन्ड. ये जो शब्द है सोशियो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज अ सोशियो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, क्योंकि उसमें हम सोशल जस्टिस की बात ज्यादा करते हैं क्रिमिनल से ज्यादा. क्यों? क्योंकि जो ऑफेंडर जिसे सो कॉल्ड होता है नॉर्मल सिचुएशंस में, अगर बच्चे ने कोई क्राइम किया तो उस बच्चे को हम क्रिमिनल नहीं बोलते हैं, ऑफेंडर नहीं बोलते हैं, डेलिंक्वेंट बोलते हैं. उसको हम जेल में या डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजते, ऑब्जर्वेशन होम में भेजते हैं कि ऑब्जर्व करिए. क्योंकि अगर उसने गलती किया है तो ये हम मान के चलते इट इज द फेलियर ऑफ द सोशल जस्टिस सिस्टम. एडल्ट करेगा तो इट्स क्राइम. When they commit, it is the failure of the social justice system. So the onus shifts on us. We bureaucrats, we the community members, we the family members. If the child is committing crime, if at all that is called crime, if commits an offense, then it is our failure. So that is why they need to be brought and observed and told कि क्या करना चाहिए. सोच ये है, और ये भारत इसमें सबसे ज्यादा अग्रसर है. सोशो क्रिमिनल लेजिस्लेशंस. वेरी सिमिलर इज इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जहां प्रोस्टिट्यूशन की बात होती है. वहां महिला जब जाती है प्रोस्टिट्यूशन में, तो पहली बार में उसको हम लोग क्रिमिनल्स नहीं मानते एज पर द एक्ट. दे आर सपोज्ड टू बी रिहैबिलिटेटेड, दे आर सपोज्ड टू बी काउंसल्ड. दो क्राइम कर दिया जाता है, ये रजिस्टर थाने कितनी बार कर देते हैं, वो गलत है. स्कोप दिया जाता है कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इतना बाद भी उसको किया है कि वो ऐसी चीजों में आ रही है. So this is socio-criminal legislation. We are pioneer in that. India is pioneer in that. But we don't see from that angle. Perhaps we are not talking about it. That is why when we work with Bedia community, we are not moralistic. We don't मतलब उनको moral judgment pass नहीं करते कि ये आप गलत कर रहे हो, ये ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. उनको पता है वो क्या कर रहे हैं. दीजिए ना ऑप्शन, उसको दीजिए तो ऑप्शन.
वो बाहर जब जाती है, जब हम लोग जब पहली बार काम करने गया था उस गांव में जहां मैं पहली बार गया था, पोस्टेड था मैं एसडीओपी, उस गांव में आधा बेड़िया आधा गुज्जर थे। गुज्जर के सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, बेड़िया के सिर्फ 4 बच्चे स्कूल जा रहे थे, और 4-5 जो जाते थे स्कूल, चारों पांचों गुज्जर के नाम से रजिस्टर्ड थे स्कूल। उन्होंने कहा जैसे ही पता लगेगा कि हम बेड़िया के बच्चे हैं तो लड़कियों को तो बेड़नी बोल देंगे, हम बेड़नी इज सिनोनिम टू ऑलमोस्ट लाइक सेक्स वर्क। बोले हमको बैठने नहीं देंगे, हमको पानी नहीं पीने देंगे उस ग्लास से। द सेम कस्टमर वुड कम टू देयर हाउस फॉर एंटरटेनमेंट सो कॉल्ड और टू एक्सप्लॉइट, वहां पे जाके उसको छूने तक नहीं करेगा, पानी नहीं पीने देगा उसको, इसलिए वो गुजर बन के पड़ते। मैंने कहा जो बच्चा आज के दिन से ही बचपन से जिसको कि अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ जाए, वो आगे चल के उसकी मानसिकता बेचारी क्या होगी, वो ग्रो ही नहीं कर सकता, उसकी पर्सनैलिटी ग्रोथ ही नहीं हो सकता। तो झूठ के फरेब की ही दुनिया में फंस के रह जाएंगे। हर जगह अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले 4 बार सोचेंगे। तो जिन बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, सबसे पहला हम यही बोलते हैं कि पैदाइश तुम्हारे हाथ में नहीं था, कहाँ के तुम पैदा कहाँ हो गए वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। सो नेवर एवर डाउट योर पोटेंशियल, और कभी भी ग्लानी के साथ मत चलो। यू टेल देम व्हाट यू आर, टेल देम व्हाट योर मदर इज और सिस्टर इज, डजंट मैटर। इफ यू आर स्ट्रांग, पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट। उनको सिखाने के अलावा जो बाकी कम्युनिटी थी उनमें भी क्या ये मैसेज पहुंचाया गया कि ये इनकी गलती नहीं है? नहीं, गलती तो था ही नहीं, गलती तो उनकी है, इनकी कहाँ गलती है? हाँ जी। तो उनको क्या बता, जिसकी गलती हो तो गलती है। रेपिस्ट को गलती बोलना चाहिए, रेप जिस पे हुआ है उस पे थोड़ी करना चाहिए। पूरा समाज मगर उसके पीछे पड़ा रहता, शादी नहीं होगी उसकी, कुछ नहीं होगा उसका। रेप विक्टिम जितना विक्टिमाइज होते हैं जिंदगी भर, वो रेपिस्ट उतना होता है क्या? And that is an unfortunate part. That's what society is. जो विक्टिम है उसी को, यहाँ पे तो सब विक्टिम है वो लोग, और उसको बोलते हैं धंधा कर रही है, उसको हम बोलते हैं कि ये कर रही है वो कर रही है, और ये नहीं सोचते करने वाले आप हैं। उनके गांव वाले, उनके परिवार वाला तो उनको टच नहीं करता, क्योंकि उनका कस्टम ही नहीं अलाउ करता। जिस दिन ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगा ना, तो आधी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप उसका आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। वी आर वेरी जजमेंटल, वी ऑलवेज वेयर अ वेरी कन्वीनियंट लेंस, हम उसके थ्रू देखते हैं। जो अपने को बेस्ट लगा अपने हिसाब से कर लिया, ऐसा करती है उससे। आपका यूएन जो स्टिंट था उसके ऊपर थोड़ा सा अगर नजर डाले तो। यूएन का मेरा 2 स्टिंट था, एक बोस्निया था जी, एंड बोस्निया में बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बोस्निया जब मैं गया था तब यूएन में फिर वो ट्रेनिंग डिवीजन वो चालू ही हो रहा था, एंड दैट वाज परहैप्स द मोस्ट कोवेटेड पोस्टिंग एट दैट टाइम, क्योंकि हम लोग को वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करके तैयार करना था। अच्छा। तो मैं जाते ही उसमें चला गया था, वो शुरू हो रहा था, फर्स्ट बैच था इनफैक्ट, तो उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया था, एंड दैट वाज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग टू प्लेसेस, लोकल लोगों से मिलना, उनके पुलिस ऑफिसर्स को तैयार तो करना। वहाँ की कल्चर और यहाँ में क्या डिफरेंस देखा आपने? वर दे एक्चुअली सो विलिंग टू गेट ट्रेन्ड? नहीं, नॉर्मल कल्चर भारत का, एक तो कॉलोनियल जो भी रहा है वहाँ की पुलिसिंग और भारत की पुलिसिंग में फर्क यही है कि जैसे पुलिस का वर्दी उतरता है उनका, वो आम आदमी रहता है, और हमारा अनफॉर्चुनेटली वर्दी उतरता ही नहीं। शरीर से कपड़ा उतर जाता है, दिमाग से कभी वर्दी नहीं उतरता है। हम आम आदमी बन ही नहीं पाते, सबसे बड़ी जो हमारे साथ में कमी है, एंड वी कैरी दैट, एंड दैट मन में कैरी करते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। अरे हम तो बोलते हैं, सब्जी लेने जाता है जब कांस्टेबल, तो मान के चलता है सर पे जो है चक्री चल रहा है, लाल बत्ती, इसीलिए बोलता है कि आलू कितने का है, कि उसको पता होना चाहिए कि मैं पुलिस वाला हूं। तो दैट लेवल थिंग्स गेट्स इनटू अस। 24 घंटे हम लोग उस चीज में रहते हैं, वो बाहर निकलता है उसी चीज। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब कभी एक मैं जब वो रिसर्च का कर रहा था काम, पीएचडी पे काम कर रहा था, तो मैं उस पर भी काम कर रहा था कि पुलिस सिंड्रोम करके एक कॉन्सेप्ट है, मैंने लिखा था मैंने। पुलिस सिंड्रोम, या सो हाउ द सब कल्चर नॉर्मली कितनी नेगेटिव चीज लेके आ जाता है हमारे। सी व्हेन अ पर्सन गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 4 or 5 o'clock, एनी पर्सन हु इज द फील्ड, वो कैसे उठता है फोन पे कि भाई कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई है, ये है वो है, रात को जल्दी से उठो, भागो, यहाँ वहां आओ, थानेदार भाग रहा है। सुबह 4-5 बजे उसको फोन आ जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ हमारे थाने में हुआ है। अब होता बहुत कम है जो नहीं होता है, इसलिए उसको सुबह जो उठता है वो नेगेटिव सोच, और जब रात को सोने जाता है वो तो समय नहीं है कब सोने जाएगा वो।
12, 1, 2 जब भी सोना हो, चाहे 11 बजे ही सो जाए, बट जब सोने जाता है तो पूरा देखेगा कि भाई मेरा गश्त भी रवाना हो जाए, पेट्रोलिंग पार्टी रवाना हो जाए, सब कुछ हो जाए। और वो जो देख रहा होता है कि थाने में जाएगा, लॉकअप में देख के आएगा कि चोर तो नहीं बैठा हुआ, तो वो नेगेटिविटी से ही खत्म करता है। तो 24 घंटा दिमाग में नेगेटिविटी ही चलती होती है कि जो जितने नेगेटिव criminals में के साथ उसको deal बोल रहा करा, हूँ, हाँ। दैट इज लाइक वाइसेस। हाँ। Vices of the society is what is the interface that he has throughout उन्हीं के India. साथ डील कर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, तो वो खुद का पर्सनालिटी में आ जाता है वो कहीं ना कहीं। अगर मेरी माने तो फील्ड ऑफिसर्स को 3 साल बाद हर फील्ड, हर लेवल के ऑफिसर्स को 2 साल के लिए उनको बाहर होना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे है। अच्छा, वो जब करना शुरू करेंगे, देखिए जब अब वॉर होता है, यूएस में वॉर होता है या कहीं पे भी होता है, जब उनको लाते हैं तो उनको सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज इन द सेंस लाइक उनको रखा जाता है, देखा जाता है कि मानसिक स्थिति नॉर्मलाइज हो, बिकॉज दे हैव सीन सो मच ऑफ ब्लड, वॉर, सब कुछ किया जाए। इमीडिएटली उनको सोसाइटी में नहीं भेजा जाता, समाज में, क्योंकि वहां गुस्से में है, लड़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। अगर वो लाएगा तो यहाँ पे भी वो वापस घर वही लेके आएगा, तो उनको थोड़ा स्पेस दिया जाता है, वापस नॉर्मलाइज किया जाता है। तो वैसे ही जब आप 24 घंटे, और यहाँ हम लोग इंडिया में बोस्ट करते हैं कि मैं कभी फील्ड से निकला ही नहीं, आश्चर्य। आप समझ ही नहीं रहे कि कितनी चीजें आपके अंदर समाज की जो कुरीतियां हैं, जो वाइसेस हैं, वो सारी चीजों को आप ग्रहण करते चले आ रहे हैं, अंदर लेते चले आ रहे हैं। अब स्पेस ही नहीं दे रहे अपने आप को दोबारा सोचने का, समझने का, और उसको हम बोस्ट करते हैं। सीनियर ऑफिसर्स बोस्ट करते हैं, ही इज अ वंडरफुल ऑफिसर दैट ही वाज लाइक ऑलवेज इन द फील्ड। I say, how was he wonderful? Given a chance, anybody can work in the field. Do it. Send them. No. Did you give them space to recoup? उनकी मानसिक स्थिति के लिए जरूरी है कि वो कम से कम अपना हम जैसे पानी का फिल्टर भी लगाते हैं, वो चेंज करते हैं थोड़े दिन बाद। तो ये तो समाज का फिल्टर है जिससे समाज की गंदगी रोके हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट। ये एक मतलब मेरी तरफ से पर्सनली, मैंने क्योंकि फील्ड में भी रहा हूँ, सब जगह रहा हूँ, कैंडिडेट में भी है, रिसर्च भी किया है लोगों के साथ, क्योंकि मेरा अभी PRND का एक मैंने रिसर्च किया था, मिसिंग चिल्ड्रन। तो उसमें यही हुआ कि भाई जब बच्चे बच्चियां जब चले जाती हैं तो क्या रहता है, तो कैसे उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर बच्ची जा रही है तो वो इलोप कर गई है किसी के साथ में, बच्चा चला जाता है तो नाराज होकर रन अवे ही केस है। वो पहला जो हमारे दिमाग में वही आता है। वो सब क्यों आता है? क्योंकि यही देखते हैं, यही समझते हैं। मतलब किसी की बच्ची खो गई है तो सबसे पहले सोचते हैं, जैसे कहीं रिपोर्ट लिखाने गए पुलिस में, शायद वो भागी होगी किसी के साथ। तो ये आपने इंडिया में ही नोटिस किया है? यू हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस? ज्यादातर। अच्छा, बाकी जगह बच्चों के साथ डीलिंग तो बाहर बहुत अलग है, जहां हमारे यहाँ पे डीलिंग अलग है। तो बाहर पहले उसको सीरियसली देखा जाएगा, एंड देन दिस इज वन ऑफ द एंगल्स जिसमें देखा जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठी है बच्चों के लिए, जो अभी कमेटी जिसका मैं मेंबर हूँ। अच्छा, वो बेसिकली उसी पे है, मिसिंग चिल्ड्रन पे। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। गवर्नमेंट का आदेश है कि जैसे कोई बच्चा गायब होता है, इमीडिएटली FIR करना है, इमीडिएट FIR करना है, कहीं गुंजाइश नहीं है नहीं करने का। ये आदेश है, सब कुछ है। कहीं फॉल्टर करते हैं, और अगर करते तो यही बोल रहा हूँ, ये मानसिकता के कारण है। हाँ, वो मानसिकता चेंज तब होगा जब अपने आप को खाली स्पेस देंगे, सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करने का टाइम तो लीजिए आप। सही बात। आप करते ही नहीं है भाई। हम तो कह रहे हैं कि चलो इलोप होगी, किसी के साथ चले गए, दैट कैन गेट इनटू ट्रैफिकिंग ना, दैट कैन गेट इनटू ट्रैफिक। यू हैव टू बी सीरियस। बच्चा ही अगर रन अवे हो गया तो ट्रैफिक हो सकता है ना, वो स्पेशली इफ अंडर एज है, या इवन अगर एज के भी हैं, 18 साल का। आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन। हाँ, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन। तो अगर वो करना है तो आपको सेंसिटिव ये होना पड़ेगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको सेंसिटिव होके रखना पड़ेगा। अच्छा, बाद में मगर क्या होता है कि जितने बार हमारे 70% 80% केसेस लौट के जब आता है तो कहते हैं अरे ये तो भागी थी, अरे ये तो लड़का भाग गया था। तो हम मान के जनरलाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं इस सिचुएशंस को कि कुछ हुआ तो नहीं क्राइम इसके साथ। बट वन चाइल्ड गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इज अ बिग ब्लॉट ऑन द वी आर लूजिंग अ सिटीजन। उसकी मानसिकता कभी वो ठीक नहीं हो सकता। उसका जो घाव होगा दिमाग पे, वो कभी ठीक नहीं होगा। बचपन में लगा हुआ घाव आगे तक ही जाएगा। तो ये सेंसिटिविटी हमारे में चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जैसे आपने इसमें इतना ज्यादा काम किया, और हमने ये भी देखा कि बच्चों के उसमें, सो आज भी यू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस।
क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने करे भी हैं और आपने भी देखे हैं? एक तो आईपीसी में 370 है ही और उसमें भी डला हुआ था, अब बीएनएस में भी आ गया है सेक्शन। एक तो है जो आया था रिसेंटली, ये बहुत बड़ा एक चेंज था ट्रैफिकिंग पे करने के लिए। उसके अलावा ट्रैफिकिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। उसके जो आपके एनसीआरबी में भी है, एक अलग से रिकॉर्ड होता है कि ट्रैफिकिंग के केसेस कितने हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनी है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बच्चे मिसिंग जाते हैं तो उसके लिए पोर्टल्स हैं, हमारे सीसीटीएनएस में रिफ्लेक्ट होता है, वात्सल्य पोर्टल है डब्ल्यूसीडी का। पीछे दिनों में बहुत ज्यादा फोकस आया है, बहुत आया है, बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत सेंसिटिव है, सब कुछ कर रहे हैं। बट वही मैंने कहा कि थोड़ा बहुत माइंडसेट के कारण, थोड़ा बहुत जो हमारे गैप्स आ जाते हैं जिसके कारण की कमियां कुछ हैं जिसको कि फिल करना जरूरी है। बट बच्चों को ले या सीनियर में ले, मगर वो बहुत है। एक चीज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो एडवाइस, मतलब जो मुझे जो लगता है कि जो इंटरनेशनली, ये भारत की बात नहीं, ग्लोबली जो कमी है कि हम लोग हरदम ये इस चीज को हम हाईलाइट करते हैं कि ट्रैफिकिंग महिला और बच्चों का सबसे ज्यादा होता है। जैसे कहते हैं कि 70% ऑफ द ट्रैफिकिंग केसेस इज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। करेक्ट। तो मैं कहता हूँ कि 70% का मतलब क्या हुआ, 35 + 35 बच्चे और वो मिला दो तो अगर ब्रेक करें 50-50, अगर नहीं भी करते हैं तो इट इज 70%। देन हु आर द रेस्ट 30% हु आर गेटिंग ट्रैफिक? मेल्स। बट इंटरेस्टिंगली कहीं पे भी अगर कोई बच्चे को अगर हम रेस्क्यू करते हैं तो उनके लिए, आपके लिए सीसीआईज हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां उनको रख सकते हैं रेस्क्यू करने के बाद। महिलाओं को रेस्क्यू करते हैं तो उज्ज्वला योजना या दूसरे योजनाओं के अंतर्गत में आपका है, रखने के लिए है, शेल्टर होम्स है महिलाओं के लिए। बट पुरुष अगर रेस्क्यू होता है ट्रैफिकिंग से, उसके लिए कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं होती है सर। फेक जॉब्स के थ्रू होती है, चीज के लिए, सब चीज के लिए हो सकता है। फोर्स लेबर के लिए होता है, ऑर्गन्स के लिए हो सकता है, आपका सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए हो सकता है। दे कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर यू थिंक फॉर द वुमेन इट कैन हैपन विद मेल्स एज वेल। ओके। और ये किन जगह में देखने को ज्यादा मिलता है? पिछले राज्यों में? पूरा हर जगह। सो इट इज नॉट रिलेटेड की रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। ट्रैफिकिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पॉवर्टी। अच्छा, दैट्स अ बिग मिथ कि गरीबी के कारण ट्रैफिक होगा, वो गलत बात है। जैसे नक्सलिज्म के लिए कहते हैं ना कि नक्सल जो है क्योंकि गवर्नेंस कमजोर था इसीलिए वहां पे नक्सल्स आए, ऐसा नहीं है। शुरुआती रहा नक्सलबारी का, बट अगर नक्सलिज्म जो ग्रो किया था वहां पे नक्सल्स का, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, वो उसके कारण नहीं था कि गवर्नेंस की कमी थी। वो उनका था कि पावर किसी तरीके से हमको लेना है और किसी तरीके से जो ट्राइबल्स थे उनको बहका के उन्होंने अपना पूरा का पूरा बना दिया था, अपना वर्चस्व बनाया। क्योंकि बहुत जगह है जहाँ की क्या कहते हैं उससे ज्यादा गवर्नेंस की कमी रही होगी, बट वहां तो नक्सलिज्म नहीं आ गया। This is not just the reason or that is the only reason for that. That's an excuse. तो जैसे करते थे वैसे ही पॉवर्टी पे हम लोग सोच के दूसरी दिशा पे नहीं देखते हैं। इट इज बेसिकली कि जहां भी जो व्यक्ति वल्नरेबल होगा उस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट करने का ट्रैफिक का प्रयास करेगा। कोई सिंपल एग्जांपल देखिए ना, मूवी टेकन आप देख लीजिए ना, अंग्रेजी था या हिंदी भी मूवीज कुछ बनी है उसमें, कि भाई जो बच्चियां या जो भी हुआ थे ट्रैफिक वहां पे, वो टेकन में भी जो वो गरीब थोड़ी थी। वो कहीं आई, घूमने के लिए आई थी, वल्नरेबल थी, किसी पुरुष से उसका थोड़ा फ्रेंडशिप हुआ, ट्रैफिक कर गया उसको। तो वल्नरेबिलिटी जिस समय पे होता है, आजकल जैसे हमारे बच्चे भी हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सब से कैसे सावधान रहना चाहिए फिर पेरेंट्स आल्सो? मिनिमम शेयर करें एक, और दूसरा जिस मतलब जो भी आइडेंटिटी सामने वाला दे रहा है उस पर विश्वास ना करें, बिल्कुल ना करें। ये जरूरी है सबको समझना। और ये जो हम लोग तारीफ के पीछे भागते हैं कि एक चीज पोस्ट करते हो, देखते हैं कि कितने हमको तारीफ मिला है, कितनों ने लाइक्स और दिल फेंका जा रहा है हमारे ऊपर, उसको देखते हैं। तो उन चीजों पे जहां भी वो होगा, एक बंदा कोई भी आपका वो वल्नरेबिलिटी जो आपका है वो तारीफ का वो एक्सप्लॉइट कर देगा। एक चीज हमने देखी है सर, आजकल कई वीडियो गेम्स भी होते हैं जो बच्चों के, और उसमें जब वो देख रहे होते हैं तो लोग अपनी आइडेंटिटी बना के, बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑनलाइन, सो आइडेंटिटी बना के चैटिंग भी होती है। हाउ वल्नरेबल इज इट? इज इट अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर पेरेंट्स? उन्हें कुछ सॉफ्टवेयर स्पेशल लगाने चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इट्स ऑलवेज अ कंसर्न। एनीथिंग हैपनिंग इन डिजिटल वर्ल्ड इज अ मैटर ऑफ कंसर्न।
So especially because आजकल वो बच्चों को प्राइवेसी का अपना बड़ा रहता है हाँ कि ये एक कि नया हमारी प्राइवेसी मत लीजिए. So how to strike a balance with that? I mean, you have to sit, you have to spend time with them. Okay. That's the only thing. The more time you spend with your children, the more communication you develop with them. सर आपने जैसे इतना ये इसमें करा हुआ है, आपने साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्टडी करी है. सो आज कहते हैं लोग, कई लोग से मेरी बात होती रहती है, बोलते हैं कि आज के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जेन जी है, दे आर मोर स्ट्रेस्ड देन द प्रीवियस जनरेशन बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑनलाइन प्रेशर्स. और हमको तो प्रेशर अपने पीयर ग्रुप से ही मिलता था, उनको ऑनलाइन प्रेशर भी और एक्स्ट्रा मिलता है. हाउ डू यू डील विद दैट? If you remember कि I don't know exactly what is our age difference, but still मेरे टाइम पे जब हम लोग स्कूल में, मेरे ख्याल से टॉपर जो होता था वो 78% 77% होता था. ICSE में चाहे CBSE में भी वही 80 के करीब होके खत्म हो जाता. आज के दिन में 100% जिसको मिलता है उसको भी एडमिशन के लिए वो चैलेंज रहता है, जो चाहता है वो नहीं मिल पाता है उसको. कंपटीशन बढ़ गया है. सो हम लोगों ने ही वो सिस्टम जो है बहुत ज्यादा मेरिट बेस्ड कर दिया है. बहुत ज्यादा मेरिट बेस्ड कर दिया. एकेडमिक जो है वो हम लोग का बहुत ज्यादा उस पे सब्जेक्ट पे कितने मार्क्स आ रहे हैं मार्क्स बेस्ड कर दिया है. मेरिट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स दैट यू अचीव. अर्लियर दैट वाजंट देयर. तो हम लोग जब बात करते हैं कहीं अगर विदेश में, इसीलिए देखेंगे एडमिशन की जब बात होती है तो वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना है, कम्युनिटी सर्विस किया कि नहीं किया, उसका मांगते हैं. अब यहाँ पे बड़ा एक जबरदस्त हम लोग के और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि हमारे सिस्टम में वो है नहीं. तो इसीलिए जैसे ही गैप मिलता है तो जिसको विदेश जाना है, पढ़ने जाना है तो कहीं करता है, कहीं से सर्टिफिकेट लेता है, तो दुनिया भर की चीजें चलती है, मगर दिल उसमें नहीं रहता है उसका. अब कितने लोगों से वो मिलता है, आधे से ज्यादा समय तो वो अपना बिताता है या तो पढ़ाई में या नहीं तो डिजिटल स्पेस में. स्ट्रेस बस्ट कहाँ होता है? स्ट्रेस बस्ट हरदम लोगों से मिल के होता है. When one to one live आप मिलते हैं. एनर्जी ट्रांसमिशन जो है एक बहुत बड़ा तरीका है स्ट्रेस का. There has been a concept of touch therapy. Why does a kid, a child, an infant, when he or she comes close to the mother, रोना बंद कर देते हैं, या पिताजी के गोद में चले जाए तो रोना बंद कर देते हैं, कभी कभार उसका नहीं तो नानी के गोद में चले जाए तो बंद कर देते हैं. इट इज द टच थेरेपी, इट इज द क्लोजनेस, द वार्मथ. ये सारी चीजें धीरे 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 मिस हो गया है. तो स्ट्रेस था भी उस जमाने में तो उसको निकालने का तरीका था. टच थेरेपी वाज देयर, नॉट मेनी अदर थिंग्स. अब सब कुछ जो है मोर और लेस हम लोग का शैलो हो गया, रिलेशनशिप भी शैलो हो गया. अब हम लोग जो सब कुछ डिजिटल, आप एआई से पूछ के बोलते हैं कि अच्छा मुझे इस चीज का स्ट्रेस है तो इसका जवाब बताइए क्या करना चाहिए. और हमें नहीं पता, शायद एआई ही कॉज कर रहा होता है स्ट्रेस. एआई क्या है? एआई इज एग्रीगेटर. जो 50 लोगों ने लिखा है उस 50 लोगों से निचोड़ निकाल. ये सारे स्ट्रेस क्या कहीं ना कहीं क्राइम में भी नजर आते हैं. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जैसे ऑर्गन ट्रेडिंग, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. या एंड ऑर्गन ट्रेडिंग इज अ $1 billion बिजनेस वर्ल्ड ओवर. इंटरेस्टिंगली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोग जानते ही बहुत कम है. हम लोगों को तो ये लगता है कि जैसे आपने बताया कि एब्डक्शन हो गया या गरीबी की वजह से प्रोस्टिट्यूशन में चले गए, दैट इज उस डेफिनेशन में जो दिया गया तो 3 तरीके का ट्रैफिकिंग बताया उन्होंने. One was sex trafficking, the other was forced labor, and third was organ transplant. Okay. देखिए इसमें फ्लॉस क्या है कि सेक्स ट्रैफिकिंग बड़ा जनरलाइज्ड टर्म की तरह यूज किया गया है. सेक्स ट्रैफिकिंग अपने आप में बहुत विशाल विषय है. फोर्स लेबर बहुत विशाल विषय है. वैसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिर्फ ट्रैफिकिंग का नहीं मुद्दा है, और भी है. तो डायमेंशंस को ही हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था डेफिनेशन, जो आज भी रेस्ट्रिक्टेड है. अब सेक्स ट्रैफिकिंग में exploitation of a victim in a brothel is different than exploitation in the community, जो बीडिया कम्युनिटी का हो रहा है. वो तो गांव से निकल ही नहीं रहे और वही exploitation हो रहा है. Bride trafficking is different, where the families are involved. The bride is purchased from one place, brought to some other place, and they are exploited. That is altogether different. Pornography is altogether different than being exploited in a brothel or in a community-based sexual exploitation or being a bride trafficking. There is no movement many a times. बैठे बैठे कमरे में बैठे, जैसे हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है वैसे ही आपका पोर्नोग्राफी शूट हो जाता है. दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. सेक्स टूरिज्म वो पूरा अलग है. उसमें नॉन पीपल आर इन्वॉल्व. कितना जगह जो पूरा होता है जी. तो ये सारे उसी में देखेंगे तो डायमेंशंस खुद ही में बहुत अलग अलग है.
सेक्स ट्रैफिकिंग में। तो हर चीज के लिए अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको एड्रेस करना चाहेंगे उस क्राइम को, तो नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू नो उसका और भी जो सब डायमेंशंस हैं वो समझने की जरूरत है। सिमिलरली फोर्स लेबर पे अलग है। अब मैंने जैसे वर्ड कॉइन किया था मेडिकल ट्रैफिकिंग। मेडिकल ट्रैफिकिंग में क्लिनिकल ड्रग ट्रायल भी होता है, बहुत जबरदस्त, जो लोग समझते ही नहीं है क्लिनिकल ड्रग ट्रायल की वो हो सकता है ट्रैफिकिंग के रूप में। भाई सब्जेक्ट को पता ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं ड्रग ट्रायल का वो सब्जेक्ट है, अंगूठा मरवा लिया और उसके ऊपर ट्रायल चालू कर देते। एक्सप्लॉइटेटिव है, जान जाती है उसमें। हम लोगों ने उसका भी तरीके से सोचा ही नहीं कभी क्लिनिकल ड्रग ट्रायल। सरोगेसी, जिसका इंडिया में भी इंटरनेशनल सरोगेसी का बंद करा दिया गया था और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज अब ला रहे हैं सारे जो लाया गया है, राइट। तो वो सरोगेसी वाज वन वे ऑफ डूइंग इट। एडॉप्शन ट्रैफिकिंग, वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। परहैप्स लाइक सबसे पहले हम लाने वाले बातें बहुत मतलब चर्चा पे लाया था मैं उसको एडॉप्शन ट्रैफिकिंग पे। जैसे क्रिमिनल ड्रग ट्रायल भी मैं ही पहला व्यक्ति था जो बोलने वाला। एडॉप्शन विद इन इंडिया आल्सो या आउटसाइड इंडिया? अक्रॉस एनीथिंग। एडॉप्शन हैपनिंग थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ट्रैफिकिंग कभी होता है, कभी सिस्टम में आते ही नहीं, उसके अलावा एडॉप्शन हो जाता है बच्चों का। समृद्ध परिवार है, उनके पास बच्चा नहीं है और वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत? ये प्रोसेस करिए ना तरीके से, लॉज है। बट लॉज में हम देखते हैं कई बार बहुत वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड से मतलब नहीं होता। देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत केयरिंग्स में है। एक बार यही चर्चा चल रही थी कि भाई इतना टाइम लगता क्यों है। हाँ। क्योंकि मैं कारा का सीईओ रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम पे एडॉप्शन के लिए अवेलेबल जो बच्चे थे सिर्फ 250 हुआ करते थे। आपको लगता है भारत में सिर्फ 250 ही बच्चे एक टाइम पे अवेलेबल रहते होंगे? नहीं, आते ही नहीं है सिस्टम में, क्योंकि इधर उधर से निकाल लिया जाता है। अगर सभी आ जाएं तो बच्चे के सिस्टम से जाने लगेंगे तो ये वेटिंग पीरियड का जिसकी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं जाएगा। अब देखिए, आप एडॉप्शन अगर बाई चांस आप कहते हैं कि किया, अगर तरीके से कहते हैं ना कि समृद्धि, बहुत विवाद होता है या इस बात पे चर्चाएं होती है कि भाई समृद्ध परिवार है, उन्होंने समर्थ है, वो लेके चले गए अपने पास में। हाँ। यहाँ पे जब एडॉप्शन होता है कारा के थ्रू तो 2 साल के लिए फॉलो अप होता है, बिना अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करे एडॉप्शन कर लिया, बट उसके एडॉप्शन पेपर क्या हो रहा है उसके बाद में उसका आपको नहीं पता है, फॉलो अप सिस्टम नहीं है। दूसरा देखिए आप कि समझिए कि आज के दिन में उसके घर पे कोई बच्चा मतलब उसको पैदा हो गया या कुछ हो गया उसका, दूसरा हो गया, कभी जरूरत पड़ गई, सौतेला व्यवहार हुआ, या कभी उसका 18 साल के बाद में, वो 18 साल तक वो है घर पे है, या कभी भी जैसे कि उसका प्रॉपर्टी का बंटने का टाइम आया और कोई खड़ा हो जाए, अब बोले कि हमारे परिवार से ये है ही नहीं, और समझ लीजिए डेथ हो गई पेरेंट्स की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एडॉप्शन का। क्या करेंगे? आपसे डीएनए टेस्ट ही तो कराएंगे पेरेंटिंग टच करने की, चेक करने के लिए। एडॉप्शन के तो पेपर्स है नहीं आपके पास, तो बचा क्या पेरेंटिंग का आपका वो। तो अगर वो देखेंगे डीएनए टेस्ट में तो निकलेगा नहीं, तो बच्चा तो अनाथ हो गया, उसी वक्त निकल गया बेचारा, जो भी स्थिति में 18 साल का 20 साल का कहाँ पहुंच गया, सड़क पे आ गया उस वक्त, वो क्लेम ही नहीं कर सकता राइट में, क्योंकि उसके पास एडॉप्शन पेपर भी नहीं है और डीएनए में भी नहीं निकल रहा है। इस सारी चीजें हम सोचते ही नहीं है, हरदम हम तरीके से मतलब अलग तरीके से शॉर्टकट लेके समझते हैं क्योंकि ये आसान है, ये मान के। और क्यों मानते हैं भाई कि जो पैसा वाला है वो बच्चे से अच्छा ही व्यवहार करेगा। एक केस था हमारे पास में जहाँ की बाद में मुझे पता लगा था, किसी के साथ में था कि कोई ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे इंटरनेशनल एडॉप्शन के लिए उन्होंने हामा के थ्रू कर लिया, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के थ्रू। करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे थे, उनके 2 बच्चे थे पहले से, बोले क्योंकि वो किसी हमारे जो काम करने वाले जो डोमेस्टिक हेल्प थे उनकी बिटिया थी और हमको रखना था क्योंकि उनके ऊपर में हम ऋणी थे, बहुत साल से काम कर रहे हैं। जब बाद में पता किया सब कुछ किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए थे तो उनको केयर टेकर के लिए बच्ची चाहिए थी। तो इससे सस्ता क्या था कि एडॉप्शन के थ्रू वो लेके चले जाते, हम आके थ्रू लेके चले। हाउ डू यू ट्रीट देम, कुछ नहीं पता। आपके इंटेंशंस गलत हो सकते हैं, सिस्टम से जाएंगे, कम से कम सरकार के पास डॉक्यूमेंटेशन तो है, वो बच्चे के साथ कुछ भी बाद में होगा तो कम से कम पता तो लगेगा। और एक केस एक और बता देते हैं एडॉप्शन का। कटनी में केस था मध्य प्रदेश का, एक बच्चे को वहीं से हॉस्पिटल से ऐसे ही डॉक्टर ने दे दिया, सो कॉल की भाई हमने फायदा किया, अनवेड मदर का बच्चा था, दे दिया हमने किसी को। और जब दे दिया, जब लेके जा रहे थे तो पता लगा कि वो बाछड़ा कम्युनिटी का था पेरेंट, एंड दे लुक सो मच गुड, बेड़िया जैसे ही बाछड़ा कम्युनिटी वहां पर है।
और 2 साल के बाद में उसी कम्युनिटी में से करीब 80 बच्चे रेस्क्यू हुए थे, जिसको ग्रूमिंग की जा रही थी सेक्स वर्क के लिए, अच्छा, इंजेक्शंस डाल डाल के। और इसी तरीके से उन्होंने अडॉप्शन के थ्रू ही लेके, कभी मतलब हॉस्पिटल से लेके आए थे, कभी किडनैप करके लाए थे, सब तरीके से ही किया था। ओह, डॉक्टर तो बोल रहा था कि मैंने देखा ये तो 3-4 महीने से आ रहे थे, बड़ा अच्छा परिवार था। आप चेक कर रहे हैं कौन परिवार, सिस्टम है, करिए आप। सारे बच्चे सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगे तो आराम से इजीली बच्चे अवेलेबल रहेंगे। तो इसका प्रोसेस कितना लंबा होता है वैसे, और कैसे होता है? एडॉप्शन का तो प्रोसेस मेरे ख्याल से अभी लेटेस्ट चेंज नहीं हुआ होगा। एक केयरिंग्स करके एक उस टाइम पे एक पोर्टल था, उस पोर्टल में रजिस्टर करते थे पेरेंट्स जो भी थे, और जैसे ही समय होता था सीनियरिटी के हिसाब से उनको बच्चे फिर उनके सामने मतलब वो जो भी प्रोसेस में आता था उनके पास में चूज करें, एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इट कैन बी ईदर अ गर्ल और अ बॉय, कुछ भी चूज करना पड़ता था कि भाई अगर आपको कोई सेक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा लड़का या लड़की लेना चाहता है, यू हैव गॉट चॉइस, और यू कैन चूज फॉर आइदर अ बॉय और गर्ल, एंड कहाँ से लेना है, किस स्टेट से लेना है, ये भी ऑप्शन था सब। अच्छा, दैट इज गिवन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनी रेस्क्यू विक्टिम जो आपको बहुत टच करके गया, जो आपने रेस्क्यू करा हो? देखिए जी, समुदाय के साथ काम करते हैं उसी के बारे में, वो रेस्क्यू वर्ड में यूज नहीं करता है। हाँ, इट्स नॉट अ रेस्क्यू बेसिक। शुरुआत की जब काम शुरू किया था तो एक बच्ची थी हमारी, तो बच्ची वो पढ़ना चाहती थी, उनकी माता जी जो है उनको मतलब होपफुली she would have perhaps prostituted her. जो भी स्थितियां थी, परिस्थितियां उसको पढ़ने का नहीं बन रहा था, वो बच्ची चाहती थी पढ़ने के लिए, हमको मेरे पास आती थी कि मुझे पढ़ना है, जब मैं गांव जाता था बोलती थी पढ़ना है, तो उसको हम लोग भोपाल लाए थे। फिर 13 बच्चे, जैसे काम शुरू मीडिया के साथ वैसे ही हुआ था, 13 बच्चों को हम लोग लेके फिर भोपाल आए, अगेंस्ट ऑल ऑड कंडीशंस, क्योंकि गांव वाले नहीं लाने दे रहे थे। तो ऑलमोस्ट गांव के साथ में मेरा काफी जद्दोजहद हुई उनके साथ, एंड वी ब्रॉट देम टू भोपाल। वहीं पे तब एडमिशन कराया था, दैट वाज इन 2009-10। तो जो वो पहली बच्ची जो हमारी थी, वो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंची पिछले से पिछले साल, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाई। उसने बीटेक किया, एमटेक किया। क्योंकि मैं तो वही बोल रहा था, नॉर्मली जैसे आपने भी बोला कि फील्ड पोस्टिंग से लोग निकलते नहीं है पुलिस में, और पुलिस में जाते हैं तो उनका मन ही होता है कि वो फील्ड पोस्टिंग ही करें, एंड यू हैव कॉन्शियसली मेड एफर्ट कि मैं फील्ड पोस्टिंग से भी बाहर आऊंगा और मैं हर डिपार्टमेंट का मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। सो दैट इज एक्चुअली वंडरफुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर।